वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग 11 चैप्टर देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ताप क्या होती है उसके बारे में हम लोग जाने थे, ताप क्या होती है और ऊष्मा क्या होती है। अब उसके आगे का कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए जानते हैं कि हम लोग तापमापी या थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। वास्तव में तापमापी क्या होती है और थर्मामीटर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए देखते हैं तापमापी या थर्मामीटर। तापमापी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं तापमापी या थर्मामीटर के अंतर्गत वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का मापन करता है, वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का मापन करता है तापमापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है। ठीक है, कोई भी उपकरण हो, चाहे वह किसी भी तरीके से रहे भाई, ये मान लेते हैं कि आपका उपकरण है। यह उपकरण आपका क्या होता है कि वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का क्या करता है, मेजरमेंट, मापन करता है, वह उसका तापमापी कहलाता है। क्लियर? वह उसका तापमापी कहलाता है। तापमापी को ही थर्मामीटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि आप लोग जनरल वे पे थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे। जब आप लोगों को बुखार वगैरह आता है तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ताप के विभिन्न पैमाने होते हैं। ठीक है, ताप के विभिन्न पैमाने होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं भाई एक एक करके इस चीज़ को हम लोग कंटेंट को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो तापमापी या थर्मामीटर के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि जिस उपकरण, या बोल सकते हैं कि वह उपकरण जो किसी वस्तु के ताप का मापन करता है तापमापी कहलाता है। क्लियर? तो ताप के विभिन्न पैमाने के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है सेल्सियस पैमाना। पहला हम लोग जानते हैं सेल्सियस पैमाना के बारे में। पहला हम किसके बारे में जानते हैं? सेल्सियस पैमाना के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित। क्लियर? वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधोबिंदु तथा ऊर्ध्व बिंदु क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्लियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। क्लियर? तो वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में, किस पर? सेल्सियस पैमाने पर। किस पर? सेल्सियस पैमाने पर। वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधोबिंदु तथा ऊर्ध्व बिंदु क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों बिंदुओं के बीच की, ठीक है, बिंदुओं की बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, इस दूरी को 100 बराबर भागों में, इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जैसे ये 100 बराबर भागों में। क्लियर? कितने? 100 बराबर भागों में। तो वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधोबिंदु तथा ऊर्ध्व बिंदु क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में भाई? 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का मापन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री, कितना डिग्री सेल्सियस है बोलते हैं ना, उसी प्रकार है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं ताप के विभिन्न पैमाने के बारे में। तो जिसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं सेल्सियस पैमाने के बारे में, सेल्सियस स्केल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सेल्सियस पैमाने के बारे में। तो सेल्सियस पैमाने क्या होती है, इस चीज़ की हम लोग यहाँ पर अभिधारणा को, इसकी चीज़ को हम लोग यहाँ पर तार्किक जो माध्यम है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा? वैज्ञानिक। अब चूंकि इस सेल्सियस को वैज्ञानिकों द्वारा कोई भी चीज़ होती है सैद्धांतिक रूप में प्रूफ होती है, सैद्धांतिक रूप में उसका सत्यापन होते है, तभी वो यूजफुल के रूप में आता है, हमारे दैनिक जीवन में उसका यूज़ किया जाता है, तभी आता है। केवल सैद्धांतिक प्रतिरूप हो जाने से, उसका प्रैक्टिकल नहीं हो जाने पर वो आप लोगों का प्रूफ नहीं होता है। क्लियर? तो इसी के बेस पे है कि वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधोबिंदु और ऊर्ध्व बिंदु, मतलब नीचे वाला, अधो मतलब नीचे, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, ये अधोबिंदु मतलब नीचे मतलब निम्नतम, और ऊर्ध्व मतलब सबसे हाईएस्ट बिंदु ऊर्ध्व। ठीक है, ये अधो बोलते हैं इसको, नीचे वाले को। तो अधोबिंदु और ऊर्ध्व बिंदु क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोगों का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है भाई? विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग का मापन, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक भाग का मापन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसे 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्लियर? तो इस चीज को हम लोग सेल्सियस पैमाने के बेस पे
पे देखते हैं वैज्ञानिक सेल्सियस द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु तथा ऊर्ध्व बिंदु क्रमशः 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग का मापन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्लियर। तो ताप के विभिन्न पैमाने में हम लोग फर्स्ट देख चुके हैं सेल्सियस पैमाना। चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो आगे है हमारा सेकेंड फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बारे में आप लोग जब मिडिल स्तरीय में पढ़ रहे थे 6, 7, 8 क्लास में, तब आप लोग वहाँ से जानते थे फ़ारेनहाइट क्या होती है और सेल्सियस क्या होती है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बदलने के लिए भी आता था, मैथमेटिक्स में भी आता था और साइंस की दृष्टि से हम लोग कंबाइन जब साइंस पढ़ते थे, जब 9th 10th क्लास में भी पढ़ते थे, तो उसमें भी हम लोग पढ़ते थे जो सेल्सियस के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में। क्लियर। तो चलिए अगला हमारा जो कंटेंट है, टॉपिक है, वो है आप लोगों का फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। तो वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु पर देखिए, उसके अधो बिंदु पर क्या होता था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसका देखिए वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु पर 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। तो उस सेल्सियस पैमाने में क्या होता था, अधो बिंदु पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता था और ऊर्ध्व में कितना होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। बट इसमें फ़ारेनहाइट पैमाना में क्या होता है, अधो बिंदु पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ऊर्ध्व बिंदु पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को, इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को देखिए, इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। 180 बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है, देखिए ये 0 - 0 2 हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा, ये 180 आ गया ना। 212 में हम 32 माइनस करेंगे तो 180 आएगा। तो इस 180 को हम लोग बराबर भागों में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। क्लियर। और प्रत्येक भाग का मान, क्लियर, और प्रत्येक भाग का मान क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 डिग्री या अंश फ़ारेनहाइट कहलाता है। डिग्री बोलो या डिग्री को ही अंश बोला जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाग का मान क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। तो अभी हम लोग सेकेंड चीज में हम लोग देख रहे हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। फर्स्ट में हम लोग देख चुके थे सेल्सियस पैमाना, तो सेकेंड में हम लोग देख रहे हैं फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे। तो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे देख रहे हैं। चलिए आपको यहाँ पर मैं फ़ारेनहाइट के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। भाई फ़ारेनहाइट किस तरीके से होती है, इस तरीके से मैं बता देता हूँ फ़ारेनहाइट के बारे में। फ़ारेनहाइट के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलिए देखते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में। ये देखिए सेल्सियस और ये है फ़ारेनहाइट के बारे में। यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए चलिए। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेल्सियस के बारे में देख रहे हैं और किसके बारे में देख रहे हैं भाई, फ़ारेनहाइट के बारे में देख रहे हैं। क्लियर। सेल्सियस और किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट के बारे में देख रहे हैं। ये आप लोगों का है इस तरीके से, देखिए यहाँ से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बेस पे है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं, देखिए यहाँ से करते हैं भाई, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बेस पे यहाँ से हम लोग देखते हैं एक चीज़। और यहाँ से आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ फ़ारेनहाइट के बेस पे। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आप लोगों का है, देखिए यहाँ से है आप लोगों का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बेस पे है। इस पे डायग्राम के बेस पे ये उतना सर्कलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे देखते हैं कि वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा ऊर्ध्व बिंदु 212 फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ से देखते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे, वास्तव में फ़ारेनहाइट पैमाना किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। इस तरीके से देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे हम इस चीज़ को, अभी कल्पना इसकी वास्तविक चीज़ क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेल्सियस पैमाना को देख लिया और अभी देखने वाले हैं हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना को। ये देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे है भाई, ये इस तरीके से देख लीजिए।
क्लियर। तो ये फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे, जिसमें बराबर छोटे छोटे आप लोगों के भाग है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। तो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे आप इस चीज़ को देख रहे हैं। उसी प्रकार सेल्सियस के बेस पे देख रहे थे, तो सेल्सियस के बेस पे हम लोग सेल्सियस पैमाना के बेस पे यहाँ से हम लोग देखते हैं सेल्सियस पैमाना के बेस पे वास्तव में सेल्सियस पैमाना क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। सेल्सियस स्केल को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग पैमाने के बेस पे इस चीज़ को। क्लियर। सेल्सियस स्केल को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। वास्तव में सेल्सियस स्केल क्या होता है, इस चीज़ से यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर। तो पहला हम लोग पैमाने की दृष्टि से पहला क्या पढ़े, सेल्सियस पैमाना, और अभी हम लोग देख रहे हैं फ़ारेनहाइट पैमाना को देख रहे हैं। क्लियर। तो पहला हम लोग पढ़े थे सेल्सियस पैमाना, दूसरा हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे देख रहे हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का है। क्लियर। ये है आप लोगों का। ठीक है, सेल्सियस पैमाने के बेस पे देखिए 0 डिग्री से ये 100 डिग्री के बेस पे है। ये ऊर्ध्व बिंदु है, ये अधो बिंदु है, ये आपका ऊर्ध्व बिंदु है। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, यहाँ से मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों का क्या है, अधो बिंदु है। ये आप लोगों का अधो बिंदु है, अधो बिंदु है। और ये आप लोगों का क्या है, ऊर्ध्व बिंदु है, ऊर्ध्व बिंदु है। क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे थे। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख रहे थे फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे। तो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा यहाँ से देखिए वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा ऊर्ध्व बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के बिंदुओं के बीच की जो स्थिर दूरी को हम लोग 180 पूरे डिवाइडेड भाग में हम लोग इसको डिवीजन करते हैं। ठीक है, भागों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। प्रत्येक भाग का मापन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। प्रत्येक भाग का मापन क्या होता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 1 डिग्री या 1 अंश के बेस पे होता है। चलिए थर्ड हम लोग र्यूमर पैमाना देखते हैं। आगे जो हमारा थर्ड चीज़ होता है, इस र्यूमर पैमाना को हम लोग देखते हैं। र्यूमर पैमाना किस तरीके से होता है, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो वैज्ञानिक र्यूमर द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु पर, देखिए अधो बिंदु पर, इसका भी निचला जो बिंदु है वैज्ञानिक र्यूमर द्वारा प्रतिपादित, क्योंकि देखिए जो र्यूमर पैमाना है वो र्यूमर द्वारा है, उसके नाम के बेस पर ही उस पैमाना का नाम को रखा गया है। वैज्ञानिक र्यूमर द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु मतलब 0 डिग्री र्यूमर तथा ऊर्ध्व बिंदु पर 100 डिग्री र्यूमर होता है। इन दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में, देखिए 0 से 80 के बीच है, मतलब क्या हो जाएगा 80 बराबर होगा। जैसे कि सेल्सियस पैमाना 0 से 100 था, तो 100 के बेस पे इसमें 32 से आपका 212 के बीच में था, मतलब डिवाइडेड करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो 180 डिग्री बराबर भाग आता है, तो 180 भागों से डिवाइड किए थे। उसी प्रकार इसका 0 डिग्री र्यूमर से क्या है 100 डिग्री र्यूमर तक है, तो बराबर स्थिर बिंदु के बराबर भाग को कितने में बांटेंगे हम लोग, 80 बराबर भागों में बांटेंगे, विभक्त करेंगे। तो अतः प्रत्येक भाग का मान क्या होता है, 1 डिग्री या अंश के रूप में होता है। तो चलिए तीनों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 करके। चलिए तो पहला र्यूमर स्केल को भी देख लेते हैं भाई हम लोग। चलिए र्यूमर स्केल को भी देख लेते हैं, वास्तव में क्या होता है इस चीज़ को। क्लियर। र्यूमर स्केल को देख लेते हैं कितने तक होता है, ये र्यूमर स्केल को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। क्लियर। चलिए र्यूमर स्केल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड और र्यूमर तीनों है, देखिए यहाँ से इस चीज़ को तीनों को देखिए, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए तीनों है, यहाँ से देखिए ये आप लोगों का फ़ारेनहाइट है, ये जो है ये आप लोगों का क्या है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट। ये आप लोगों का क्या है, सेल्सियस, ये आप लोगों का क्या है, सेल्सियस है। और ये क्या है आप लोगों का, र्यूमर है, ये आप लोगों का क्या है, र्यूमर है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से और करते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं यहाँ से एक बार और कर देता हूँ। क्लियर। यहाँ से देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करते हैं, एक बार और क्लियर कर देते हैं भाई। चलिए यहाँ से देखिए इस चीज़ को आप लोग, हम तीनों को देखते हैं, र्यूमर के बेस में देखते हैं, सेल्सियस के बेस पे। इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, सेल्सियस के बेस पे देखते हैं, सेल्सियस के बेस पे देखते हैं। चलिए सेल्सियस स्केल के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए सेल्सियस स्केल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पहले सेल्सियस के बेस पे देखते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग सेल्सियस के बेस पे देखते हैं। तो ये फर्स्ट आपका जो है ये सेल्सियस के बेस पे देख लीजिए, यहाँ से इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। ये सेल्सियस के बेस पे है, देखिए ये आप लोगों का किसके बेस पे, सेल्सियस के बेस पे है।
अब आगे जो हम लोग देखते हैं किसके बेस पे देखते हैं, फ़ारेनहाइट के बेस पे देखते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। चलिए हम लोग ये फ़ारेनहाइट के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। फ़ारेनहाइट किस बेस पे होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये देखिए फ़ारेनहाइट के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। ये देखिए फ़ारेनहाइट के बेस पे है ये। क्लियर। एक और क्या है, र्यूमर। चलिए र्यूमर के लिए देखते हैं भाई, र्यूमर के लिए देखते हैं र्यूमर स्केल क्या होता है आप लोगों का। क्लियर। र्यूमर स्केल के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए र्यूमर स्केल के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं। र्यूमर स्केल क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखते हैं र्यूमर के लिए। चलिए र्यूमर के लिए देखते हैं, र्यूमर पैमाना के लिए। र्यूमर पैमाना यहाँ पर आएगा, र्यूमर पैमाना। चलिए पहले इन दोनों को एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए तो पहला हम लोग सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, उसके बाद र्यूमर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ना र्यूमर के बारे में, र्यूमर स्केल के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए तो यहाँ से र्यूमर के बारे में, चलिए र्यूमर का ला ही देते हैं भाई। वास्तव में क्या होता है, र्यूमर किस तरीके से होता है, र्यूमर स्केल। चलिए र्यूमर किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। र्यूमर स्केल। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये र्यूमर के बेस पे है। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 80 के बेस पे है, यहाँ पर 80 के बेस पे है, यहाँ पर भी 80 के बेस पे है र्यूमर, और यहाँ पर है 80 के बेस पे। देखिए ये वाला है 80 के बेस पे है। देखिए ये र्यूमर पैमाना। ये र्यूमर पैमाना को यहाँ से लाते हैं। देखिए हम लोग, चलिए तो फ़ारेनहाइट की दृष्टि से हम लोग पहला देखते हैं। ये देखिए आप लोगों का क्या है, फ़ारेनहाइट है, जिसका आप लोगों का क्या होता है 32। ये होता है आप लोगों का अधोबिंदु। ये क्या होता है आप लोगों का अधोबिंदु। ये आप लोगों का अधोबिंदु है, और ये आप लोगों का क्या है, ऊर्ध्व बिंदु है। ये आप लोगों का है ऊर्ध्व बिंदु। ठीक है, दोनों माइनस करेंगे हम लोग। 212 में 32 तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो इसको 180 डिवाइडेड पूरे भाग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के बेस पे आप लोगों का इस तरीके से आता है। इसका फ़ारेनहाइट के लिए चेंजेस के रूल भी ये होता है, फार्मूला के बेस पे ये वाला और ये वाला रूल्स को आप लोग देख सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट ये आप लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये आप लोगों का फ़ारेनहाइट डिग्रीज के बेस पे ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। मतलब बॉइलिंग मतलब उबलेगा वहाँ पर आप लोगों का, ठीक है, गर्माहट की स्थिति से। उसी प्रकार ये सेल्सियस पैमाना की दृष्टि से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। इसका अधोबिंदु आप लोगों का क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोगों का अधोबिंदु है, और ये आप लोगों का क्या है, ऊर्ध्व बिंदु है। ये आप लोगों का क्या है, ऊर्ध्व बिंदु है। तो दोनों के बीच में 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे आप लोगों को बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। फ़ारेनहाइट के बेस पे ये है, और सेंटीग्रेड के सेल्सियस के बेस पे आप लोगों का ये है। तो ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बेस पे है। क्लियर। और इसके पहले हम लोग क्या देखे थे, र्यूमर पैमाने के बारे में देखे थे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका आगे का कंटेंट को, जो कि आप लोगों का इसी के बेस पे था। क्लियर। चलिए अब देखते हैं केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। केल्विन पैमाना के लिए हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं वास्तव में ये केल्विन पैमाना किस तरीके से होता है। केल्विन पैमाना के लिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए कि केल्विन स्केल के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए केल्विन स्केल अब क्या होता है, नेक्स्ट हमारा केल्विन स्केल है। केल्विन स्केल के बारे में जानते हैं हम लोग। क्लियर। तो चलिए केल्विन स्केल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से गणना करते हैं भाई। केल्विन स्केल क्या होती है, चलिए
तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के बारे में देखते हैं, केल्विन स्केल के बारे में, जैसे कि यहाँ पर है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ से देख सकते हो आप लोग, देखिए ठीक है, केल्विन स्केल की दृष्टि से है। इस चीज़ को मैं शॉर्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, केल्विन स्केल की दृष्टि से देखते हैं इस चीज़ को हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए, फिर देखते हैं वैज्ञानिक केल्विन द्वारा देखिए यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं। वैज्ञानिक केल्विन द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने में अधो बिंदु पर 273 के तथा ऊर्ध्व बिंदु पर 373 के होता है, 373 के होता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता था। इस पैमाने के प्रत्येक भाग का मान 1 मतलब 1 केल्विन होता है, अतः केल्विन का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए 273 के बेस पे है आप लोगों का, क्लियर, 273 के बेस पे है ना। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, देखिए हम लोग 273 के बेस पे है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, केल्विन के बेस पे देख रहे हैं इस चीज़ को हम लोग, 273 के बेस पे है। यहाँ से देखो, तो आप लोगों का जो केल्विन स्केल है यहाँ से आप लोगों का देख रहे हैं 273 के बेस पे है आप लोगों का, यहाँ से है देखिए, ये केल्विन की दृष्टि से है। वाटर बॉइलिंग 373 से यहाँ से 273 के बेस पे है, ये केल्विन के बेस पे। ये आप लोगों का सेल्सियस है और ये आप लोगों का क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो केल्विन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसका वाटर बॉइल्स कितना है, 373 के बेस पे है, और वाटर फ्रीजर्स आपका 273 के बेस पे है। तो इसी को बोल रहा है कि ये आप लोगों का अधो बिंदु है ये आपका अधो बिंदु है, और ये क्या है आप लोगों का ऊर्ध्व बिंदु है। ये आप लोगों का अधो बिंदु है, ये आप लोगों का ऊर्ध्व बिंदु है। तो वैज्ञानिक केल्विन द्वारा प्रतिपादित इस पैमाने अधो बिंदु पर 273 के से स्टार्टिंग है, और 373 से के बीच में क्या है आप लोगों की स्टार्टिंग। तो दोनों में माइनस करेंगे, 373 में 273, तो 100 बराबर भागों में बांटेंगे, तो बराबर भाग में विभक्त करेंगे तो एक एक केल्विन आएगा। तो प्रत्येक हम लोग एक एक केल्विन के बेस पे जानते हैं, ठीक है, एक एक केल्विन के बेस पे इस चीज़ को हम लोग करते हैं, क्लियर। तो पैमाना की दृष्टि से हम लोगों ने एक एक करके सभी को देख लिए हैं। आगे देखते हैं भाई, अब विभिन्न प्रकार के तापमापी के बेस पे उनका भौतिक गुण के परिवर्तन किस तरीके से होता है, उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, अब इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तापमापी के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई इस चीज़ को एक एक करके, क्लियर। चलिए विभिन्न प्रकार के तापमापी, तो पहला तापमापन में ताप के साथ किसी वस्तु के, क्लियर, तापमापन में ताप के साथ किसी वस्तु के किसी भौतिक गुण में परिवर्तन, किसी वस्तु के किसी भौतिक गुण में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। परिवर्तन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। परिवर्तन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। परिवर्तन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो तापमापन में ताप के साथ किसी वस्तु के, क्लियर, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, तापमापन में ताप के साथ किसी वस्तु के किसी भौतिक गुण में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग इसको निम्न तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं भाई। इसका उपयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं, निम्न रूप से कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला अगर हम लोग देखें तो किसके अंतर्गत आएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप, स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप, स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा स्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर उसका दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका दाब भी क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तथा स्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर उसका दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर इस थर्ड चीज को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि फर्स्ट में हम लोग ये चीज देख रहे थे कि स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तथा स्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग विभिन्न प्रकार के तापमापी के बेस में सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना
पैमाना के तहत, 4 पैमाने के तहत हम लोग देखे हैं। तो फर्स्ट में हम लोगों ने सेल्सियस पैमाना के बेस पे देखा था। किसके पैमाने के बेस पे देखा था भाई? सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना के बेस पे देखा था, सेल्सियस पैमाना के बेस पे देखा था। और दूसरा को हम लोग फ़ारेनहाइट, दूसरा को हम लोग फ़ारेनहाइट, दूसरा को हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना। पहला सेल्सियस पैमाना, दूसरा फ़ारेनहाइट पैमाना और तीसरा र्यूमर पैमाना। तीसरा था आपका र्यूमर पैमाना और जो चौथा था वो केल्विन पैमाना। और जो चौथा था वो क्या था भाई? केल्विन पैमाना। चौथा आपका जो था वो था केल्विन पैमाना। क्लियर? तो फर्स्ट आप लोगों का था सेल्सियस पैमाना के बेस पे देखे थे, सेकेंड जो था वो फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे देखे थे, थर्ड र्यूमर पैमाना के बेस पे देखे थे और फोर्थ क्या देखे थे? केल्विन पैमाना के दृष्टि से देखे थे। तो विभिन्न प्रकार के तापमापी के लिए हम लोग तापमापन में ताप के साथ किसी वस्तु के किसी भौतिक गुण में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। जिस तरीके से पहला हम लोग स्थिर दाब पर किसी गैस का ताप बढ़ाने पर, कोई भी स्थिर दाब है, कोई भी दाब हम लोग स्थिर रखते हैं और उसके किसी गैस का ताप बढ़ाते हैं तो उसका आयतन भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि दाब आपका स्थिर रहेगा तो गैस का ताप बढ़ाएंगे तो वो तो आपका बढ़ेगा ही, आयतन की दृष्टि से तो फैलेगा ही ना। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि स्थिर आयतन पर गैस का ताप, इसी स्थिर आयतन पर गैस का ताप क्या होता है? बढ़ाने पर उसका दाब बढ़ जाता है। और सेकेंड चीज को देखते हैं, ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर इस चीज को भी देखते हैं, ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन बढ़ जाता है। और थर्ड चीज को ये देखते हैं, थर्ड चीज किस तरीके से होता है? किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, देखिए इस चीज को, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। कोई भी चालक रहेगा जिसका हम लोग क्या बढ़ाएंगे? ताप बढ़ाएंगे। उस पर हम लोग क्या बढ़ाएंगे? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इन्हीं गुणों का उपयोग हम ताप मापन में किया जाता है। इन्हीं गुणों का उपयोग हम किस रूप में करते हैं? ताप मापन में करते हैं। तो इन्हीं गुणों का उपयोग ताप मापन में किया जाता है तथा इन गुणों को तापात्मक गुण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में आता है भाई कि तापात्मक गुण किसको बोला जाता है? तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, क्लियर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इन्हीं गुणों का उपयोग ताप मापन में किया जाता है। इन गुणों को हम लोग तापात्मक गुण कहते हैं। इन गुणों पर आधारित तापमापे निम्नलिखित प्रकार से होते हैं जिसका हम लोग आगे एनालिसिस करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तापमापी के अंतर्गत हम लोग देखें, जैसे कि सेल्सियस पैमाने के बेस पे देखें, फ़ारेनहाइट पैमाना के बेस पे देखें, र्यूमर पैमाना के बेस पे देखें, केल्विन पैमाने की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखें। क्लियर? चलिए, तो पहला हम लोग इसके बेस पे देखते हैं आदर्श गैस तापमापी। पहला हम किसके बारे में जानेंगे? आइडियल गैस थर्मामीटर के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग जानेंगे आइडियल गैस थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। आदर्श गैस तापमापी क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ से जानते हैं, यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि ताप बढ़ाने पर स्थिर आयतन पर दाब में वृद्धि। यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि ताप बढ़ाने पर स्थिर आयतन पर दाब में वृद्धि होती है। दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा स्थिर दाब पर आयतन में वृद्धि होती है। तथा स्थिर दाब पर किस में वृद्धि होती है? आयतन में भी वृद्धि होती है। तो पहला आदर्श गैस तापमापी के अंतर्गत हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि ताप बढ़ाने पर स्थिर आयतन पर दाब में क्या होती है? वृद्धि होती है तथा स्थिर दाब पर आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस पर आधारित हाइड्रोजन गैस, इस पर आधारित गैस होता है क्या? हाइड्रोजन गैस। जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस तापमापी से ना, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? तक ताप का मापन किया जा सकता है। किसका मापन किया जा सकता है? ताप का मापन किया जा सकता है। तो आदर्श गैस तापमापी के अंतर्गत हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है। यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि ताप बढ़ाने पर स्थिर आयतन पर दाब में वृद्धि होती है तथा स्थिर दाब पर आयतन में वृद्धि होती है। इस पर आधारित हाइड्रोजन गैस तापमापी से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप का मापन किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत
अंतर्गत हम लोग स्थिर दाब गैस तापमापी देखेंगे और स्थिर आयतन गैस तापमापी देखेंगे। इसके अंतर्गत दो तरीके के चीज हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। पहला जो आपका है वो है स्थिर दाब गैस तापमापी, पहला जो है वो है स्थिर दाब गैस तापमापी, पहला जो है स्थिर दाब गैस तापमापी और जो दूसरा है वो है स्थिर आयतन गैस तापमापी है। तो पहला हम लोग देखेंगे भाई स्थिर दाब गैस तापमापी, स्थिर दाब गैस तापमापी और जो दूसरा चीज है उसको देखते हैं हम लोग स्थिर आयतन गैस तापमापी। ठीक है, तो पहला हम लोग किसके अंतर्गत में देखें, इस चीज को आदर्श गैस तापमापी के अंतर्गत देखें, जिसके अंतर्गत स्थिर दाब गैस तापमापी और स्थिर आयतन गैस तापमापी के हम लोग इसके बारे में जानेंगे। क्लियर, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। अब बी नंबर में हम लोग देखते हैं द्रव तापमापी। ये तो आप लोगों का स्थिर गैस के अंतर्गत आ गया, आदर्श गैस तापमापी के अंतर्गत आ गया। अब हम लोग जानते हैं द्रव तापमापी के बारे में, लिक्विड थर्मामीटर के बारे में जानते हैं, जो कि तरल अवस्था में किस तरीके से होती है। क्योंकि हमारे पास तीन अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस। जो आपकी पदार्थ जो की प्रवस्था होती है, जो भी पदार्थ होती है उसकी तीन प्रवस्था होती है, या तो ठोस के रूप में रहेगा, या तो द्रव के रूप में, या तो गैस के रूप में। ठोस है, अगर ठोस को हम लोग कुछ इतना तापमान देते हैं कि वह द्रव के रूप में आता है, फिर इतना तापमान देते हैं कि वह गैस के रूप में हो जाता है। ठीक है, पानी है, कुछ समय तक इतना फ्रीजिंग पॉइंट में रखते हैं, इसका इतना टेम्परेचर रखते हैं कि वह पानी रहता है, कुछ समय पश्चात वह ठोस बन जाता है बर्फ की तरह, फिर कुछ समय पश्चात अगर हम लोग टेम्परेचर को फिर करते हैं तो वह पानी की तरह बह जाता है, फिर कुछ समय पश्चात वह वाष्प बन के गैस बन के बाहर ऊपर की तरफ वातावरण में चला जाता है। तो एक निश्चित ताप की बात होती है, ये एक निश्चित ताप पर पानी का अलग अलग रूप होता है, कभी बर्फ तो कभी ठोस तो कभी पानी तो कभी गैस। क्लियर, तो उसी प्रकार हम लोग जानेंगे द्रव तापमापी के बारे में, लिक्विड थर्मामीटर के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि द्रव तापमापी लिक्विड थर्मामीटर के बारे में देखते हैं। क्योंकि जो हमारे पदार्थ की जो प्रवस्था होती है तीन प्रकार की होती है, ठोस के रूप में होती है, द्रव के रूप में होती है और किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। तो पानी जो होती है, आपका जो जल होता है एक निश्चित ताप में होता है, कब एक निश्चित ताप पर वह बर्फ रहता है, ठोस के रूप में रहता है, एक निश्चित ताप पर वह द्रव के रूप में रहता है पानी के रूप में, एक निश्चित ताप पर वह गैस के रूप में वाष्प बन के क्या होता है, बह जाता है। तो आगे हमारा जो लिक्विड थर्मामीटर है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होती है। जो लिक्विड थर्मामीटर है आप लोगों का, द्रव तापमापी, ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जब द्रव के ताप में परिवर्तन किया जाता है, जब द्रव के ताप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसका आयतन उसी अनुपात में बढ़ते जाता है। तो उसका आयतन उसी अनुपात में बढ़ता जाए। जाहिर सी बात है कि जब द्रव तरल अवस्था में जब आता है समतल पर तो वो फैलते जाता है। जैसे कि ज्यादा पानी जहां से होता है, कम पानी जहां पर रहता है वहां पर वो प्रवेश करते जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है कि ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जब द्रव के ताप में परिवर्तन किया जाता है, किसके, जब द्रव के ताप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो उसका आयतन भी उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्लियर, तो द्रव तापमापी के अंतर्गत में हम लोग ये चीज देखें कि ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि जब द्रव के ताप में परिवर्तन किया जाता है तो ये उसका आयतन उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। आगे देखते हैं सी नंबर पे। सी नंबर पे हम लोग इस चीज की गणना करते हैं प्रतिरोध तापमापी के बारे में। हम लोग देखते हैं प्रतिरोध तापमापी के बारे में। वास्तव में प्रतिरोध तापमापी किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि चालकों के ताप में वृद्धि करने पर, चालकों के ताप में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध तापमापी के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होती है। जो प्रतिरोध तापमापी होती है, यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित है कि चालकों के ताप में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यदि आर के बेस पे रहेगा तो आर इज प्रोपोर्शनल टू, आप लोगों का क्या हो, चालकों के ताप में वृद्धि टी के बेस पे रहेगा, टेम्परेचर के बेस पे। जैसे जैसे ये प्रतिरोध बढ़ेगा आपका ताप भी बढ़ते जाएगा। तो यह तापमापी इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि चालकों के ताप में वृद्धि करने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब ताप T प्रोपोर्शनल टू R, ताप जैसे बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध R भी बढ़ते जाता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमण मतलब प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के समानुपाती है। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान भी बढ़ता है, एक का मान घटता है तो दूसरे का मान भी घटता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रहता है, मतलब क्या होता है कि एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का घटता है, दूसरे का बढ़ता है तो पहले का घटता है, इस तरीके से। तो सेकेंड चीज में हम लोग यहाँ पर देखें द्रव तापमापी के बारे में। तो बी नंबर पे हम लोग देख लिए द्रव तापमापी क्या होती है, और सी नंबर पे देख लिए हम लोग प्रतिरोध तापमापी क्या होती है। तो द्रव तापमापी और सी नंबर पे देख लिए प्रतिरोध तापमापी। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में मिलेंगे, इसका आगे का कंटेंट क्या होता है इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।